Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 16 नवंबर 2024 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा पिछले 2 दिन से ये सेशन अपलोड नहीं हुआ था, जो हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5:30 बजे इसको अपलोड करते हैं। बट कोई बात नहीं, जो पिछले 2 दिन के कंटेंट रह गया है या बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे उनको भी मैं इन वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पिछले 2 दिनों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ पब्लिश हुई हो अपार्ट फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर तो हम डेली कवर करते ही हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ हैं वो इन वीडियोस में दोस्तों कवर हो जाएंगी। आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। लेक्चर्स डेली बेसिस पे ये मिलेंगे। कई सारे लोग टेंशन में आ गए कि सर ये वीडियो वापस से तो बंद नहीं हो गया है। नहीं होगा, और बीच बीच में जो भी गैप होगा उसके बारे में मैं आपको अब से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। तो कहीं से कहीं तक कोई भी कंटेंट स्किप नहीं होने वाला। बस खाली करना क्या है, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपका एक प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा। देखा जाएगा कि आपने कितने अच्छे से हर एक चीज़ों को सुना है। उसको अटेम्प्ट करना, अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना दोस्तों। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से इन सब चीज़ों को सीखा है। इस सेशन में सभी सोर्सेज को कंपाइल करके मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। बाकी इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सबसे इंपॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के लिए रेलिवेंट है। बात हो रही है स्नेक बाइट एनवेनमिंग के बारे में। ये क्या है? ये एक ऐसा इशू है जहां पे सांप के काटने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सांप के काटने की वजह से वो जो जहर है वो पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेक बाइट एनवेनमिंग। अब क्वेश्चन यह है कि आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न है दोस्तों इसके ऊपर की न्यूज़। ये आप देख पाएंगे, खबर यह है कि हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है स्नेक बाइट एनवेनमिंग को एज अ नोटिफिएबल डिजीज। तो तमिलनाडु का एक हेल्थ एक्ट है और वो एक्ट 1939 का है, जिसका नाम है तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट। इसी के अंडर में इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से इसको बीमारी डिक्लेयर कर दिया है स्नेक बाइट एनवेनमिंग को, कि एक बड़ी समस्या है ये। तो क्वेश्चन यह है कि सर ये स्नेक बाइट एनवेनमिंग होती क्या है? ये दोस्तों एक जानलेवा मेडिकल कंडीशन है। जैसे मैंने आपको बताया, सांप के काटने की वजह से जो जहर फैलता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और आज स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस नज़र आते हैं ये स्नेक बाइट के, सांप के काटने के। तो आज भी ये मेजर हेल्थ कंसर्न है, लेकिन प्रॉब्लम यह है हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बन चुका है, इसको लेकर कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं उठाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। स्पेशली यहाँ पे जो खेतों में काम कर रहे एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं या बच्चे हैं, है ना, उनको सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं इस स्नेक बाइट वाले केसेस से। लेकिन क्वेश्चन यह है, तो क्या सांप के काटने का कोई तोड़ नहीं है? बिल्कुल है, जिसको बोलते हैं एंटीवेनम। तो स्नेक्स एंटीवेनम जो है काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है, जिससे कह सकते हैं स्नेक बाइट की केसेस को रोका जा सकता है। कहीं पे सिर्फ किसी को सांप ने काट लिया तो उसको यहाँ पे दोस्तों ये एंटीवेनम दे दिया जाएगा, उसका तोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है या सांप का जो जहर है वो बॉडी में फैलेगा नहीं, वो इंसान बच जाएगा। और ऐसे जो एंटीवेनम से दोस्तों इसको WHO के एसेंशियल लिस्ट के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया है। और आज जो ये WHO है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने स्नेक बाइट को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज भी हज़ारों लोगों की जान जाती है सांप के काटने की वजह से, और जिसको लेकर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना, ज़्यादा कुछ यहाँ पे कह सकते हैं स्टेप्स नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे WHO ने एक स्ट्रैटेजी को भी लॉन्च किया है, जिसमें मेन पर्पज़ है स्नेक बाइट से होने वाली मृत्यु को रोकना। दुनिया भर में सांप के काटने की वजह से कई बार लोगों में डिसेबिलिटी सी आ जाती है ना, वो अंग काटना पड़ जाता है जहर को रोकने के लिए। तो उससे भी दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे केसेस को रोकना हमारा आज मेन पर्पज़ है। तो क्वेश्चन ये है भारत ने क्या किया है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो अभी इस साल अगर आप देखोगे तो नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च कर चुके हैं इस प्रकार के केसेस को रोकने के लिए। और इस प्लान का मेन पर्पज़ क्या है कि 2030 तक सांप के काटे वाले केसेस को आधे कर देना। आज दुनिया में जितने भी केसेस आते हैं स्नेक बाइट के, उसके आधे केसेस दोस्तों भारत से आते हैं। तो हमें एक स्पेशल फोकस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इंडिया उसके लिए वर्क कर रहा है। तो अभी क्वेश्चन यह है कि ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, तमिलनाडु ने क्या किया है, इसको एक नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है। तो सर ये बताओ नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करने से होगा क्या, फायदा क्या होगा? दोस्तों फायदा ये होगा, जैसे ही हम इस बीमारी को नोटिफिएबल डिजीज वाली लिस्ट में डाल देते हैं, तमिलनाडु की सरकार का मेन पर्पस होगा कि स्नेक बाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कलेक्ट किया जाए और उसके प्रति काम करना शुरू किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें और सही समय पर सही तरीके से इफेक्टिवली सांप का जहर का जो तोड़ है, जो उसकी दवा है एंटी स्नेक वेनम, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जगह जगह पर, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये जो मूव है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों को बेहतर करने के लिए है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को मजबूत करने के लिए है और स्नेक बाइट की वजह से किसी की जान ना जाए इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर इसको नोटिफिएबल डिजीज के अंदर में कवर किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भाई क्या फायदा हो सकता है, ये फायदे आपके सामने हैं। और इसी नए डायरेक्शन के अंदर में जो हमारी सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनको ज़रूरत है कि वो ऐसे स्नेक बाइट केसेस को रिपोर्ट करें, डेटा इकट्ठा करें और इससे रिलेटेड कितने लोगों की जान जा रही है वो सब डेटा इकट्ठा करके सरकार को बताते चलें। क्योंकि अगर हमारे पास में प्रॉपर डेटा होगा, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी घातक ये प्रॉब्लम हमारे लिए साबित हो रही है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चला जा सकता है और कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर में अलग से स्पेशल काम किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिसेंट खबर है, इंपॉर्टेंट है। अगले न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सी प्लेन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बात हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। केरला के टूरिज्म मिनिस्टर ने अभी एक सी प्लेन सर्विस को लॉन्च कर दिया है। सी प्लेन क्या है, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर सकता है और समुद्र पे लैंड भी हो सकता है, इस तरीके का होता है जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा यूनिक सा नहीं है। ये नीचे इसके ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये समुद्र पे उतर जाएगा पानी के ऊपर में और पानी के ऊपर से उड़ान भर लेगा। अब क्या है, लोग इसको देखना पसंद करेंगे, इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि हमने प्लेन अभी तक ऐसे नॉर्मल देखे हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो घूमने जाएंगे, सवारी करने जाएंगे, इससे क्या होगा, उस एरिया का टूरिज्म बूस्ट होगा। तो केरला के टूरिज्म मिनिस्टर ने इसी पर्पज से तो इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर, कोची में, जिस वजह से ये सी प्लेन चर्चाओं में है। और क्वेश्चन यह है, आज हम इसी सी प्लेन का कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो सी प्लेन होते हैं ये ज़मीन से भी कह सकते हैं कि चल सकते हैं, प्लस पानी पे फ्लोट कर सकते हैं या वाटर पे टेक ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, जिनके जो पंख होते हैं वो एक जगह पे फिक्स होते हैं। इस वजह से ये वर्ड यूज़ किया गया है, फिक्स विंग्ड एरोप्लेन्स होते हैं ये। इनको डिज़ाइन किया गया है ताकि पानी पे लैंड करवा सकें और पानी से ही इसको टेक ऑफ किया जा सके। ये लोगों को एक अच्छा ऑप्शन देगा, ठीक है, मतलब बोट की तरह ही काम करेगा, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है। अब सी प्लेन में भी कुछ प्रकार होते हैं। एक होते हैं फ्लोट प्लेन्स जो तैरते हैं पानी के ऊपर में, और एक होते हैं दोस्तों फ्लाइंग बोट्स जो ऊपर हवा में उड़ सकती है। तो जो फ्लोट प्लेन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार के सी प्लेन यही होते हैं। इस तरीके से आप देख पाओगे, फ्लोट प्लेन है जो पानी के ऊपर से उड़ान भर सकते हैं, इसी पे लैंड हो सकते हैं। इनके पास में इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा सकता है, समझ गए। लेकिन पानी के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी ज़्यादा होती है। तो फ्लोट प्लेन क्या करते हैं, पानी से ही टेक ऑफ कर पाएंगे क्योंकि इनका स्ट्रक्चर नीचे से बना है, और पानी से ही क्या कर पाएंगे, इसके ऊपर ही वो लैंड हो पाएंगे। तो लेक, रिवर या कोस्टल एरियाज इनके लिए सूटेबल होता है, इस वजह से वर्ड यूज़ करा गया है फ्लोट प्लेन, यानी तैरता हुआ। फिर दूसरा यहाँ पे फ्लाइंग बोट्स होती है। अब फ्लाइंग बोट दोस्तों थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि पानी के ऊपर फ्लोट कर करके उसके ऊपर उड़ान भर सकें। फ्लाइंग बोट आज के समय पर बहुत सारे पैसेंजर्स को कैरी कर सकती हैं, पैसेंजर का लोड कैरी कर सकती हैं, इधर से उधर उनको पहुंचा सकती हैं, कैसी भी वाटर कंडीशंस हो उस दौरान वो वाटर पे लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है। ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको इन फ्लाइंग बोट्स में देखने को मिलेगी। तो सी प्लेन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना। सवाल यह है सर इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, अगर हमने सी प्लेन बना भी लिया तो उसका कोई फ़ायदा होगा? आपसे मान लो सवाल बन जाए, सी प्लेन का क्या फ़ायदा होगा? एक तो टूरिज्म बूस्ट करने के पर्पज़ से बनाया गया है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे मान लो हमारे जो तट वाले रीजन है, अब कोची जो है वो हमारा एक कोस्टल स्टेट है, समुद्र के किनारे है, तो निगरानी रखने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है कोस्टल एरियाज़ के अंदर में, कोस्टल एक्टिविटीज़ पे, बॉर्डर कंट्रोल पर, है ना, या फिर कोई और वेदर को लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, तो इन्हीं सी प्लेन्स का उपयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अगली खबर पर आते हैं। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों एशिया 2025 की रैंकिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, दिखा रहा है एशिया, तो प्रॉपर तरीके से पूरे एशिया रीजन को कवर किया गया है, जिसमें चाइना, इंडिया और एशिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका कवरेज मिला है इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। कवरेज मिला है मतलब
मतलब यह है कि एशिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो दोस्तों एशिया की टोटल यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, इसमें इंडिया की अगर हम देखेंगे तो टोटल 163 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है। ठीक है, जो हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है इसके अंदर में क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये बताइए ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिपोर्ट कौन लेकर आता है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज करने का काम है क्वैकक्वेरेली साइमंड्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है यही यहाँ पे क्या करती है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है और 2009 से रेगुलर बेसिस पे इन रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि एशिया के अंदर में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, और बेस्ट यूनिवर्सिटी को पता लगाने के लिए 11 तरीके के मेथड्स का यूज़ किया जाता है। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसा है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनका रेशियो कैसा है। ऐसा तो नहीं है टीचर कम है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस ही बात है क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क को देखा जाता है, साइटेशन पर पेपर, पेपर पर फैकल्टी, स्टाफ जो पीएचडी के साथ में कितने हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 11 इंडिकेटर्स हैं। इनको देखने के बाद में क्या होता है कि भाई ये 11 इंडिकेटर्स में जो भी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसको टॉप की रैंकिंग दी जाती है। तो अभी के समय पर जो ये रैंकिंग आई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। पेकिंग यूनिवर्सिटी को टॉप स्पॉट दिया गया है, चाइना की यूनिवर्सिटी है, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा हांगकांग को सेकंड नेशनल यूनिवर्सिटी का यहाँ पर टैग मिला है। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पर है इसी लिस्ट में, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहली चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, दूसरी हांगकांग की आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम इंडिया का रेफरेंस देखें भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो भारत के दो केवल ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे जिनका टॉप 50 में नंबर है, और टॉप 100 में देखेंगे तो 7 इंस्टीट्यूशंस आते हैं हमारे। लेकिन सबसे टॉप पर देखेंगे तो आज हमें 44वें नंबर पर रखा गया है, वो है भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी आईआईटी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा यूनिवर्सिटी ने दिया है देश में, तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, क्योंकि एक समय पर इनका स्पॉट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ करता था ना, अपने स्पॉट में 70 स्पॉट से इन्होंने अपना इंप्रूवमेंट किया है। तो ये बेसिक सी फैक्ट ध्यान में रख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि आप ध्यान में रख सकते हैं ये इंडेक्स या सॉरी ये जो रैंकिंग है इसको रिलीज़ कौन करता है। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कैटरपिलर फंगस के बारे में। वैसे द हिंदू के न्यूज़पेपर में मैंने इसका डिस्कस किया था। कैटरपिलर फंगस को हम कीड़ा जड़ी के नाम से भी याद रखते हैं, आपको पता है। इस तरीके की यहाँ पे जड़ी बूटी नज़र आती है। ये जड़ी बूटी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है एक इंसान के हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इस कैटरपिलर फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, नेपाल, तिब्बत, भूटान और प्लस इंडिया के कई सारे रीजन्स में, स्पेशली हिमालयन रीजन्स पर अगर हम देखेंगे। हैबिटेट की बात कहाँ पे होती है, तो दोस्तों ये जो कीड़ा जड़ी है ना, नाम इसका कीड़ा जड़ी क्या है और इंग्लिश में कैटरपिलर फंगस बोल रहे हैं। रीज़न ये है कि ये जो पूरा जड़ी बूटी हमको मिलता है, जब एक कैटरपिलर मरता है तो उसके सर के ऊपर से ये कीड़ा जड़ी निकलती है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये फोटो देख पाओगे, ये कुछ फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये कैटरपिलर मरेगा, उसके सर पे ये कीड़ा जड़ी निकलती है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर फंगस, या फिर इसको हिमालयन वायग्रा भी बोला जाता है। तो एनर्जी स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जो कि चाइना भी यूज़ करता है। फिर अब बात आती है यहाँ पर हैबिटेट के बारे में। मैं हैबिटेट आपका बता ही चुका हूँ, दिखाई कैसी पड़ती है ये आप देख पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी होती है। प्राइस अगर हम देखेंगे 2.8 मिलियन रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर ये कीड़ा जड़ी बिकती है। तो हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि दोस्तों एक नई स्टडी पब्लिश हुई है। उस स्टडी ने ये बताया है कि ये जो कैटरपिलर फंगस है ये कैंसर जैसी चीज़ को अच्छा तरीके से मात दे सकता है। कुछ ऐसे प्रॉमिस यहाँ पे पाए गए हैं जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करवा सकता है। इस वजह से ये कैटरपिलर फंगस न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक मैंने आपको बता ही दिया है, ओफियोकॉर्डिसेप्स सिनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। और जैसे मैंने आपको बताया कैटरपिलर मरने के बाद में उसी के सर के ऊपर से ये कीड़ा जड़ी निकलती है, तो इसको भारत में कीड़ा जड़ी कहते हैं, तिब्बत में इसको यार्डसंगबू कहते हैं, भूटान में गुम्बब कहते हैं, चाइना के अंदर में दोंगशोंग शाओकाओ कहते हैं, नेपाल में इसको यारसंगुम्बा कहते हैं। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में जो हिमालयन रीजन्स है स्पेशली वहाँ पे आपको ये कीड़े जड़ी देखने को मिलेगी। जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, देहान देबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। इन रीजन्स के अंदर में आपको ये कीड़ा जड़ी देखने को मिल जाती है जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है और आज के समय पर ज़्यादा ये दिखाई नहीं पड़ती। इस वजह से कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखेंगे तो IUCN में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। वल्नरेबल कैटेगरी का मतलब है ये जो पर्टिकुलर कीड़ा जड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको हाई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। अगर हम इसको सुरक्षित नहीं करते हैं तो आने वाले समय पर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि जो रिसर्चर्स है यहाँ पर उनको क्या मिलता है। रिसर्चर्स ने ये देखा कि कीड़ा जड़ी के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर की जो सेल की ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं। देखो कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, कैंसर में क्या होता है, सिंपल सी बात है। हम देख पाते हैं बॉडी के अंदर में आपकी जो बॉडी है वो कई सारी सेल से बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जब बॉडी के अंदर में सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, जैसे पहले ट्यूमर हो जाएगा, गांठ सी हो जाएगी, वही ट्यूमर कैंसर में बदल जाती है। जब बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स हो जाएंगे, उन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ नहीं है वो, एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सेल्स को, एबनॉर्मल सेल्स को इंटरप्ट कर सकता है यहाँ पर ये कीड़ा जड़ी, क्योंकि इसी पर्टिकुलर कीड़ा जड़ी में एक केमिकल पाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है कॉर्डिसेपिन। ठीक है, कॉर्डिसेपिन का ये एक महत्वपूर्ण उपयोग है जिस वजह से ये रिसेंट समय पर चर्चाओं में बना हुआ है। क्लियर। चलिए फिर अगली रेलिवेंट खबर पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में, दैट इज NCLT। काफी ज्यादा चर्चाओं में है, आइए फटाफट इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है, ट्राइब्यूनल क्या होता है दोस्तों, ये जो वर्ड है ना ट्राइब्यूनल, ये हम कोर्ट की तरह देखते हैं। जैसे हमारा एक कोर्ट है, न्यायालय है जहाँ पे केस लड़े जाते हैं, उसी प्रकार का ट्राइब्यूनल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल जो है हर एक स्पेसिफिक पोर्शन को लेकर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, कंपनी के जो केसेस होंगे, कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उन कंपनीज के केसेस को देखना, उसको हैंडल करना, वो काम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का होता है। समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी चिंता व्यक्त की है कि भाई आपके ट्राइब्यूनल में जो मेंबर्स का है शॉर्टेज हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भाई ये बॉडी काम कैसे कर रही है, इसको लेकर यहाँ पे प्रश्न उठाया गया, जिसकी वजह से नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल चर्चाओं में आ चुका है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पूछा जाएगा इस ट्राइब्यूनल के बारे में, तो ध्यान रखिए एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी जैसे मैंने बोला जुडिशरी होती है, कोर्ट्स होते हैं, उसी तरीके से काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कोर्ट का प्रॉपर फंक्शन है 100% वैसा ही काम करता नहीं, इस वजह से वर्ड यूज किया गया है क्वासी। थोड़ा बहुत उससे मैचिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोर्ट के अंदर पे कुछ क्रिमिनल केसेस देखते हैं, कुछ सिविल केसेस देखते हैं, बट यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेसिफिकली बनाया गया है कंपनी से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं, उनको हैंडल करने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पे कंपनीज के जितने विवाद होते हैं उसको देखा जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर में। इस ट्राइब्यूनल को बनाया गया था 1 जून 2016 के अंदर, इसी कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई कॉर्पोरेट के डिस्प्यूट्स को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे, ये ऐसा ट्राइब्यूनल बना लेना चाहिए, आइडिया आया कहाँ से? तो दोस्तों आइडिया दिया था एक कमिटी ने, ये रिकमेंडेशन था एक कमिटी का, वो कमिटी है बालाकृष्णा एरादी कमिटी। इन्होंने बोला कि भाई हाँ इस प्रकार का एक कंपनी ट्राइब्यूनल बनाइए जो कि क्या करेगा, कंपनी के केसेस को हैंडल करेगा। कोई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हो गया है या कंपनी कोई इंसॉल्वेंट हो गई है, डूब रही है, दिवालिया निकल गया है उसका, तो यहाँ पर इस तरीके के केसेस को वो हैंडल कर सकेगा। नाउ जब बात आती है कॉम्पोजिशन के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्राइब्यूनल है, बहुत सारे लोग इसमें वर्क करेंगे, तो कॉम्पोजिशन कैसा होगा? कॉम्पोजिशन की बात होगी तो इसमें एक प्रेसिडेंट होंगे, उसके अलावा कुछ मेंबर जुडिशियल मेंबर्स होंगे, टेक्निकल मेंबर्स होंगे, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंट वगैरह यहाँ पे होने ज़रूरी हैं जो इसको हैंडल करते हैं। इतने सारे लोग हैं तो आखिरकार क्या मतलब, जैसे कोर्ट के पास पावर्स होती है वैसे इस ट्राइब्यूनल के पास में भी पावर्स होती है क्या? हाँ बिल्कुल पावर्स होती हैं इनके पास में, लेकिन बिल्कुल सिमिलर कोर्ट वाली नहीं होती हैं, उसकी तरह ये वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग पावर्स की बात करते हैं तो कितने भी बड़े ऑर्डर को ये एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, जैसे कोर्ट देता है वैसे ऑर्डर की सुनवाई कर सकता है। इसके पास में पावर है कि अपने खुद के ऑर्डर को वापस से रिव्यू कर सकता है। इसके पास में पावर है कि अपने खुद के प्रोसीजर्स को रेगुलेट भी कर सकता है। ये ताकत है यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की।
ना दोस्तों अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आता है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। अगेन जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं टीटीपी। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, एक बीमारी। ये किसी से संबंधित है? ब्लड से संबंधित है। तो ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है जहां पर जो खून है वो हमारी खाल के अंदर जमना शुरू हो जाता है। जब खाल के अंदर खून जमेगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और भी कई सारी प्रकार की समस्याएं होती हैं। मैं आपको समझाऊंगा सिंपल शब्दों में, डोंट वरी। बट ये देख लो कि खबर क्या है। हाल ही में एक स्टडी आई है जिसने ये बताया कि जो एक इनएक्टिव वैक्सीन थी कोविड-19 की, जिसका नाम है कोरोना वैक, ठीक है, तो इस वैक्सीन का और इस टीटीपी नाम का ब्लड डिसऑर्डर के बीच में एक कनेक्शन पाया गया है, जिस वजह से चर्चाओं में है। अब दोस्तों एग्जामिनेशन में ये सब नहीं पूछने वाले। एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा तो इस टीटीपी के बारे में पूछा जाएगा। मैं वापस से इतना बड़ा जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस नहीं करूंगा, मैं आगे इसको टीटीपी बोलूंगा, तो ध्यान रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ये क्या है? तो एक जानलेवा बीमारी, जानलेवा ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि हमारे खून से संबंधित यहां पर एक बड़ी समस्या है। थ्रोम्बोटिक मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोटिक मतलब होता है ब्लड क्लॉट, यानी खून का जम जाना। ये आप देख पाएंगे खाल के अंदर किस तरीके से खून जमा हुआ है। इसी को यहाँ पे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना, ठीक है। तो जैसे आपने समझा थ्रोम्बोटिक क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक क्या है? इसका मतलब है जो हमारा खून होता है, जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो नॉर्मल प्लेटलेट से कम कम हो जाना, उसको बोलते हैं ये वाली कंडीशन। फिर पर्पुरा का मतलब क्या है? पर्परा मतलब पर्पल कलर के ब्रूसेस पड़ जाना। इस तरीके से आप देख पाएंगे पर्पल कलर का जो नीला निशान है वो यहाँ पर पड़ जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर, खाल के अंदर जो है कुछ खरोच की वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, खून जो है वो निकल रहा है और उस एरिया में जम भी रहा है। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं टीटीपी। तो ये खून से संबंधित एक डिसऑर्डर है। इस टीटीपी के अंदर में क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो कह सकते हैं ब्लड वेसल्स है जिसमें खून बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर में, उसी वेसल्स में खून जगह जगह पर थोड़े थोड़े मात्रा में जमने लगता है। और जब ये खून जमने लगेगा तो आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे खून बहेगा नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और आपके बॉडी में खून बहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही ब्लड आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुँचाता है। और अगर यहाँ पे उस, कह सकते हैं कि जो वो पाइप होगी, जो वो ब्लड वेसल होगा, उसके अंदर में खून जम जाएगा, तो क्या होगा? ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो बीच में रुक जाएगा, क्योंकि उसके रास्ते में ब्लॉक आ गया है। तो बॉडी में सही जगह तक, पूरे हर एक ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं बह पाएगा या पहुंच पाएगा, चाहे वह ब्रेन हो, किडनी हो, हार्ट हो। इससे क्या होगा? आपके ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लड पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसी के माध्यम से ऑक्सीजन मिलता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। तो अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा, वो सही से काम नहीं करेगा, उससे आपके जो ऑर्गन्स है वो लगातार डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो क्लॉटिंग वाला केस आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है? अगर ये जो क्लॉटिंग बढ़ती है तो खून कैसे जमता है? जब यहां पर आपकी प्लेटलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो खून प्लेटलेट्स का यूज करके लगातार जम रहा होता है। और प्लेटलेट्स क्या है? छोटे छोटे ब्लड सेल्स है दोस्तों, जो आपके ब्लड में जम जाते हैं। स्पेशली कहीं पर कट लगता है तो खून निकलता है ना, जब बाहर निकलता है तो थोड़ी बाद उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। उसमें प्लेटलेट्स का बहुत अहम रोल है। तो होता यह है कि जब ये प्लेटलेट्स इस तरीके से चल रही हैं और जगह जगह पे आपके ब्लड वेसल में खून जम रहा है, तो वहां पे प्लेटलेट्स का यूज हो जा रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स ही ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं। तो जगह जगह पे खून जमेगा, प्लेटलेट्स वहाँ पे यूज़ हो गई, तो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो आपका ब्लड अब जम नहीं पाएगा। तो एक समय बाद फिर लगातार इंटरनल बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, खाल के अंदर ही यहाँ पर खून बहना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। और ये दूसरी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को भी, कह सकते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है टीटीपी, और भयानक समस्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण यह है, जब आपको अच्छे अमाउंट में एंजाइम ना मिल पाए। एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंजाइम, जो आपके ब्लड को ज़रूरत है, अगर वो ना मिल पाए तो इससे समस्याएं हो सकती हैं। और ये एंजाइम आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। वो कौन सा एंजाइम है दोस्तों? तो वो है ADAMTS13। ध्यान रखिएगा। तो आपके बॉडी में ये एंजाइम होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में ये वाला एंजाइम नहीं है प्रॉपर तरीके से, या फिर कह सकते हैं ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इससे जो बॉडी है वो ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स बनाएगी, ज़्यादा जगह पे ब्लड जमेगा, प्लेटलेट्स का यूज़ हो जाएगा, फिर अगेन वही समस्याएं होंगी, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हो सकता है परिवार में आ रही हो, वो चलती हो,
या किसी दूसरे व्यक्ति से भी यहाँ पर आपके पास में आ सकती है, या दूसरे कारणों की वजह से हो सकती है, जो कारण मैंने आपको बताया, जब आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कोई एंजाइम, एक प्रोटीन नहीं होगा जो आपके बॉडी को आवश्यकता देता है। तो ये जो टीटीपी है दोस्तों, इसके बारे में समझ में आ गया। अचानक से हो सकता है, कुछ समय तक रहेगा, कुछ सप्ताह तक रह सकता है, कई बार कई महीनों तक भी यहाँ पर यह रह सकता है। इस वजह से बोला जा रहा है ये जानलेवा बीमारी है। टीटीपी की वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में जो ब्लड का इशू है वो ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो एनीमिया है वो हो सकता है, खाल जो है पीली पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन यह है कि अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लक्षण होंगे कि भाई अगर खाल के अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रही होगी, खून बह रहा होगा, तो इस तरीके से जगह जगह पर दोस्तों यहाँ पे थप्पे पड़ते हुए आपको नजर आएंगे, रैशेस देखने को मिलेंगे, कन्फ्यूजन सा होगा, दिमाग में थकान सी होगी, कमजोरी होगी। उसके अलावा बुखार आ सकता है, हेडेक हो सकता है, खाल पीली पड़ सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, या हार्ट रेट बहुत तेजी से चल सकती है 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से। ये जानलेवा भी हो सकता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ब्रेन तक भी आपका ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, एक इंसान को स्ट्रोक तक हो सकता है इस पर्टिकुलर इशू की वजह से। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपाय क्या हो सकता है। उपाय है इसका प्लाज्मा ट्रीटमेंट। यह कुछ दवाइयाँ हैं आज के समय पर जो इसको ठीक कर सकती हैं। तो ये ट्रीटमेंट यहाँ पे अगर काम नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको फिर लास्ट में सर्जरी की आवश्यकता होती है, उसी से ही यहाँ पे आपको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आता है। यहाँ पे डिस्कशन हुआ है शेतीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, रिसेंटली खबरों में था, आपने देखा होगा, मैंने कवर भी करवाया था। आइए फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ, जो हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अभी ये देखा कि इस शेतीहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एलिफेंट्स जो हैं, हाथियों को एक बड़ा खतरा देखने को मिला है। रिसेंटली एक हाथी की जान भी गई है करंट लगने की वजह से। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है शेतीहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन क्या है, कर्नाटका के अंदर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन ही है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन से स्टेट में है, समझ रहे हैं इस बात को। उसके अलावा दोस्तों बोला जाता है कि ये जो शेतीहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी सेंचुरी के अंदर में एक और सेंचुरी है जिसका नाम है मंदागद्दे नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो वो भी इसी के अंदर में प्रेजेंट है। प्लस तुंगा अनिकट डैम आपको देखने को मिल जाता है, ये भी इसी सेंचुरी के अंदर में प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है जो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ में। लेकिन कुछ डैम वगैरह बनाए गए थे 1960 में, श्रावती डैम बनाया गया था। जब डैम बन रहा था तो लोगों को हटाया गया उस एरिया से। फिर वेजिटेशन की बात करेंगे तो इस वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादातर ड्राई और मॉइस्ट फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, सूखे जंगल हैं, कई बार नमी पाई जाती है। जंगलों की बात करेंगे तो कई सारे प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं एनिमल की, तो कई सारी दोस्तों एनिमल के साथ साथ बर्ड्स की स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। बर्ड्स की स्पीशी में देखोगे तो हॉर्नबिल, किंगफिशर, बुलबुल, पैराकीट, इस प्रकार की जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाकी टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ऐसी स्पीशीज़ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए आगे आते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से हर एक चीज़ को सुना है। एक टेस्ट आप लोगों का होगा जो कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेमोराइज करवाएगा, याद करवाएगा, क्योंकि पूरे लेक्चर में जो भी कुछ डिस्कस किया है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, जो भी आपका स्कोर होगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और वीडियो के लास्ट में क्या होगा, मैं इसके सभी आंसर्स बताऊँगा, आप उसको रीमैच करना, चेक करना कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये सब कुछ पता करने के बाद में अपना जो है पूरा का पूरा जो स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है टीटीपी के बारे में। टीटीपी आपको पता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है हाल ही में खबरों में देखने को मिली है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स पेन होते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, ये वायरल इन्फेक्शन है जिससे क्रोनिक रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, रेयर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड डिसऑर्डर है। या ऑप्शन नंबर डी, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। तो बताइए चारों में से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। फिर अगले प्रश्न में दोस्तों स्नेक बाइट एनवेनमिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। स्नेक बाइट एनवेनमिंग को लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है, जानलेवा कंडीशन है जो कि सांप के जहर की वजह से होती है। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर केस है दोस्तों यानी स्नेक बाइट एनवेनमिंग, इसको रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार ने नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं।
ठीक है, अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे सी प्लेन के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो सी प्लेन के रेफरेंस में फिर से दो स्टेटमेंट है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है सी प्लेन एक प्रकार का मतलब क्लासिफिकेशन है एयरक्राफ्ट का, जिसको हम लैंड करवा सकते हैं, फ्लोट करवा सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं पानी पे से। पानी पे लैंड करवा सकते हैं, फ्लोट भी करवा सकते हैं और पानी से टेक ऑफ कर सकता है। दूसरा, जो सी प्लेन है इनका यूज़ किया जा सकता है कोस्टल एरिया में निगरानी रखने के लिए, है ना, या फिर बॉर्डर कंट्रोल के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इंटरेस्टिंग सवाल है, बात हो रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में। तो इस ट्राइब्यूनल के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट से, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जिसको तैयार किया गया है ताकि जितने भी कॉरपोरेट कंपनी के डिस्प्यूट्स होते हैं उसको ये डील कर सके। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को बनाया गया था बिबेक देब्रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, इसको किसने रिलीज़ किया है। ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, या ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक, या ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या ऑप्शन नंबर डी क्वाकवेरली साइमंड्स। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा, अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पूरे लेक्चर को देखा है तो। चलिए अब एक एक करके मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स बता देता हूं ताकि आप रीमैच कर सकें, चेक कर सकें कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। आखिरी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में, इसको किसने रिलीज़ किया है। तो सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वाकवेरली साइमंड्स के माध्यम से इसको रिलीज़ किया गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। फिर आपसे सवाल पूछा गया था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को लेकर कि बताइए दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। पहला कि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, इसका मेन पर्पस है कंपनी के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर डील करना। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल, कंपनी के डिस्प्यूट्स को डील करता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको बनाया गया है बिबेक देब्रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। ये गलत है, ये बिबेक देब्रॉय कमेटी नहीं है दोस्तों, ये दूसरी कमेटी है। जरा देखता हूं मैं किस किस को नाम याद है, बिना वीडियो को आगे पीछे किए आपकी कंसंट्रेशन पावर चेक की जाएगी। बताओ वो कौन से कमेटी का नाम है जिसके रिकमेंडेशन पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया गया। ठीक है, बिना वीडियो को आगे पीछे फिर कह रहा हूं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था सी प्लेन के बारे में कि भैया दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, सी प्लेन आपका पानी से टेक ऑफ कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, लैंड कर सकता है। नाम ही सी प्लेन है तो ये सब काम कर पाएगा। इसको हम कोस्टल एरियाज में चला सकते हैं, कोस्टल एक्टिविटी के लिए, निगरानी रखने के लिए, बॉर्डर कंट्रोल के लिए। जी सही बात है, ये भी करेक्ट है, पढ़ाया ही था। तो ऑप्शन नंबर सी, इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर आप लोगों से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्नेक बाइट एनवेनमिंग के बारे में। दो स्टेटमेंट से बताइए दोनों में से कौन सा सही है। पहला, ये एक जानलेवा मेडिकल कंडीशन है जो कि सांप के काटने की वजह से होती है, ये सही बात है। इसको नोटिफिएबल डिजीज तमिलनाडु की सरकार ने डिक्लेयर किया है, ये भी सही बात है। तो अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टीटीपी के बारे में कि जो ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है, हाल ही में खबरों में देखने को मिला है, ये क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया ये ब्लड डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड डिसऑर्डर है, बहुत कम ही दिखाई पड़ता है लेकिन जानलेवा हो सकता है यहाँ पर ये खून वाला डिसऑर्डर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर गलत ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है। डेली मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डेली ये वीडियोस मिलेंगे। आप ये मत सोचना ये वीडियोस बंद हो जाएंगे, नहीं बंद होंगे, डेली आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 वीडियोस आपको टाइम पर मिलेंगे अपने। ये डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे मिलेगा, दूसरा वाला वीडियो 8:30 से 9 के बीच में आपका अपलोड हो जाया करेगा। तो दोनों सेशन के माध्यम से आप करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।